भाई का प्रचार कर रहा था। एक बार ऐसी स्थिति आई तो वो भी मतलब 40-50 उसके पास तो बड़े अपराधी असलहे तो सपा की सरकार थी तो गुंडागर्दी करता था। तो हमारे पास भी 25-30 राइफल बंदूक वाले जो रहते थे वह रहते थे, हम भी लेकर के चलते थे। उसने हमारे एक कार्यकर्ता के ऊपर राइफल तान दी कि अभी मार देंगे, सड़क छाप को मार करके नहीं लगना है, आज अतीक को हम मारेंगे या तो अतीक हमें मारेंगे। एक सवाल और उठता है कि आप प्रयागराज से आते हैं, पूरा आपका कार्यक्षेत्र प्रयागराज रहा, अतीक अहमद का भी वही क्षेत्र रहा। 2004 में आप उसके भाई अशरफ के खिलाफ चुनाव भी लड़े। आपके अतीक अहमद से किसी तरह के कोई संबंध कभी रहे या चुनाव लड़े तो कभी किसी तरह का कोई संबंध? बहुत बार मुकाबला हुआ। देखिए, हम जब विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री थे तब भी उस समय अतीक अहमद माने एक बड़ा आतंकवादी माना जाता, अपराधी माना जाता था। और जो हिंदुओं की समस्या होती थी वह कहीं नहीं जाते थे, विश्व हिंदू परिषद कार्यालय आते थे, केशव प्रसाद के पास आते थे। और अगर मेरे पास आते थे तो मैं भी अपने दल बल के साथ वहां जाता था और दल बल के साथ जाता था तो जो मदद होती थी करता था। मैंने कहा कि चाहे सपा सरकार हो, चाहे बसपा सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, ये सब जानते थे। मैं राजनीति में नहीं था कि अगर सही बात इनकी नहीं मानी तो फिर बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे संघर्ष जब राजनीतिक मुकाबला नहीं हुआ तो तब भी हो रहे थे। जब राजनीतिक मुकाबला हुआ 2004 में तो अतीक अहमद अपने भाई का प्रचार कर रहा था। एक बार ऐसी स्थिति आई तो वो भी मतलब 40-50 उसके पास तो बड़े अपराधी असलहे तो सपा की सरकार थी तो गुंडागर्दी करता था। तो हमारे पास भी 25-30 राइफल बंदूक वाले जो रहते थे वह रहते थे, हम भी लेकर के चलते थे। चुनाव प्रचार में तीनों पक्ष, बसपा का कैंडिडेट के रूप में राजू पाल, वह भी शस्त्र मतलब लाइसेंस ही सब लेके चलते थे। उसकी तरफ भी हो सकता है लाइसेंस ही न रहे हो। एक जगह ऐसा हुआ कि गाड़ी टक्कर हो गई और उनके गुंडों का मनोबल बढ़ा रहता था। और गुंडों का मनोबल बढ़ा रहता था तो उसने हमारे एक कार्यकर्ता के ऊपर राइफल तान दी कि अभी मार देंगे। अब मेरी गाड़ी आगे रहती थी, बाकी कार्यकर्ताओं के पीछे रहती थी। चुनाव प्रचार के दौरान और जब मुझे पता चला और चूंकि बड़ा अपराधी था तो कार्यकर्ता थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव में आया तो मैं गाड़ी रोका। मैंने पूछा क्या बात है, कहा कि वो गोली मारने की धमकी दे रहा है। तो फिर मैंने कहा, मेरे पास उस समय राइफल रिवॉल्वर का लाइसेंस उस समय ही हो गया था, अभी भी है लाइसेंस। तो मैंने कहा कि अगर 302 लगना है तो कोई सड़क छाप को मार करके नहीं लगना है, आज अतीक को हम मारेंगे या तो अतीक हमें मारेगा। तो हम लेके जब पहुंच गए तो वो फिर अपने लोगों को, हाँ नेताजी जाओ, ये अपने लोगों को गाली देने लगा, हटो सालों तुम, मतलब वो बचने की कोशिश किया क्योंकि हमारे तेवर को जानता था, हम मरने उड़ने से भी नहीं डरते थे। अगर उसने हमारे कार्यकर्ता को मारा है तो हम कार्यकर्ता के सम्मान के लिए किसी भी स्तर का संघर्ष करने के लिए अपराधी नहीं थे, हम आंदोलनकारी थे। लेकिन जब कार्यकर्ता पर कोई राइफल तान दे और अगर मैं उस समय विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे साथ चल रहे हैं लोग, उनको कोई डरा दे तो अगर मैं डर जाऊं या मैं हट जाऊं तो फिर कोई मेरे साथ क्यों खड़ा होगा। लेकिन मैं उसमें फिर तो आप भी लाइसेंस सी हथियारों के साथ मुकाबले को तैयार थे? हाँ, मतलब हमने ये तय कर लिया कि आज अगर 302 भी लगेगा तो कोई सड़क छाप को मार करके नहीं लगेगा। या तो आज अतीक अहमद मुझे मारेगा या तो अतीक अहमद को मैं मारूंगा। मतलब ये मान करके हमने भी तान लिया था, उसके जो गुंडे थे वो भी तान लिए थे। लेकिन फिर उसने अपने लोगों को गाली गलौज करके सबको हटाया और हमसे हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा। नेताजी आप जाइए, आपसे कोई इसने साल गलती की। हम अभी डाटा हमारे सामने डाटा, हमने कहा चुनाव तुम भी लड़ो, चुनाव हम भी लड़ रहे हैं। गुंडाई करोगे तो गुंडाई हम भी करना जानते हैं। और ये तुम हमें भाजपा का प्रत्याशी के रूप में भी जानते हो, भाजपा प्रत्याशी जब नहीं थे संगठन मंत्री के रूप में भी जानते हो। तो हमारी उसकी बहुत इस प्रकार की भिड़ंत पहले भी होती थी जब चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन चुनाव के समय भी ऐसी